डियर स्टूडेंट्स, संस्थाओं का कामकाज, इस पाठ की शुरुआत आज हम करेंगे और यह है हमारे राजनीतिक की किताब का अंतिम चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू योर न्यू सिलेबस, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यह चैप्टर अंतिम है। हालांकि यह चैप्टर हाफ ईयरली एग्ज़ाम में नहीं आना है। यह चीज़ भी आपको बता दें कि यह हाफ ईयरली एग्ज़ाम में ना आकर ईयरली एग्ज़ाम में आपके वार्षिक परीक्षाओं में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पाठों में हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में जाना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि केवल लोगों के द्वारा शासकों का चुनाव कर लिया जाए और शासक फिर अपनी मनमर्जी चलाएं। शासकों को भी कुछ नियम कायदे कानूनों में रहना होता है जो कि संविधान में लिखित होते हैं। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर रहकर ही काम करना पड़ता है। ये कौन सी संस्थाएं, इसके विषय में हम बात करेंगे आगे। ठीक है जी, तो शासकों को भी नियमों का पालन करना पड़ता है। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले लेकर उनको लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। ठीक है जी, यदि हम उन संस्थाओं की बात करें जिन संस्थाओं के विषय में हम इस पाठ में बात करने वाले हैं, तो वे हैं विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। इन तीनों के विषय में हमने आपको पहले बता दिया है। पिछली कक्षाओं में हमने आपको विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका क्या क्या होती हैं, वे किन से मिलकर बनती हैं, इसके विषय में आपको बताया है। फिर भी इस पर प्रकाश डालते हुए हम आगे चलेंगे और ये संस्थाएं कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, इनके क्या कार्य हैं। ठीक है जी, ये किस प्रकार से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इन सभी मसलों पर हम इस पाठ के अंतर्गत बात करेंगे। तो पहला जो हेडिंग है वह है प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे किए जाते हैं। इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है। ये एक अंतरिम आदेश है जिसका इन्होंने जो है कार्यालय ज्ञापन का इन्होंने फ़ोटो दिया है, इसमें एग्जाम्पल दिया है। इसमें आदेश की संख्या लिखी हुई है। ठीक है जी, और सचिव के दस्ताक्षर इस पर हैं। देखने में आमतौर पर देखें तो ये ऐसा ही लगता है, ऐसा ही एक आदेश लगता है जैसा कि आपके स्कूल में आदि में निकाले जाते हैं। ये किससे संबंधित है? यह है सरकारी आदेश एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई है जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होंगी। तो यानी कि मतलब ये आरक्षण से संबंधित दस्तावेज है। ठीक है जी, अब ये दस्तावेज कैसे लागू हुआ, किस प्रकार से जारी किया गया, इसके विषय में बात करते हैं। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला किसी एक व्यक्ति की इच्छा या राय के अनुसार नहीं लिया जाता है, उसमें सभी लोगों की सर्वसम्मति होती है। कुछ विशेष केसों को छोड़कर उनके सभी बात हम आगे कर लेंगे। कौन कौन से केस में एक विशेष व्यक्ति ही कोई फैसला ले सकता है। तो कहने का मतलब जो हम भारत की या अपने देश के अकॉर्डिंग जो मुख्य संस्थाएं या व्यक्तियों को देखें तो वो हैं, इनमें से एक है राष्ट्रपति जो कि औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। एक होते हैं प्रधानमंत्री जो कि सरकार के प्रमुख होते हैं और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वे ही करते हैं। तीसरे होते हैं मंत्री और चौथे होते हैं संसद के दोनों सदन, लोकसभा व राज्यसभा। तो क्या किसी आदेश को निकालने में चारों जिम्मेदार होते हैं? चलिए बात करते हैं इस बारे में। यह सरकारी आदेश एक लंबे घटनाक्रम का परिणाम था। भारत सरकार ने 1979 में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता BP मंडल ने की थी। इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कह देते हैं। मंडल आयोग में क्या था कि भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए मापदंड तय किए गए और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा मंडल आयोग को सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% का आरक्षण दिया जाए। इस सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद में इसे लागू करने की मांग करते रहे। 1989 में जाकर लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सभी सिफारिशों को लागू कर देगी। ठीक है जी, चुनाव में जनता दल की विजय हुई।
इनके नेता वीपी सिंह की सरकार बनी और वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने इसके बाद नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय को संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। कैबिनेट के फैसले को तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया। मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली गई। एक अधिकारी ने उस पर हस्ताक्षर किए। इस तरह से 13 अगस्त 1990 को जाकर यह जो अध्यादेश था वो बना, यह आदेश बना। ठीक है जी। तो आप समझ चुके होंगे इन घटनाओं से ये एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी भी आदेश को पारित करने के लिए क्या क्या किया जाता है। ठीक है जी। अगले कई दिनों तक यह देश का सबसे चर्चित मुद्दा रहा। जगह जगह पर इसके ऊपर बहस हुई, चर्चाएं हुई, चाहे वो मीडिया में हो, टीवी पे हो, अलग अलग स्थानों पर। ठीक है जी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरी में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरी में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। दूसरे पक्ष के लोग मानते थे कि इस निर्णय से जो पिछले वर्ग के व्यक्ति नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे, अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, इससे देश का विकास अवरुद्ध होगा। तो ऐसा भी कुछ लोग मानते थे। इससे देश की सामाजिक एकता पर भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक है जी। तो जब यह विवाद पैदा हो गया तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को इसमें आना पड़ा। इस आदेश के विरोधी कुछ लोगों को संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिए थे। उन्होंने अदालतों से इस आदेश को अवैध घोषित करने की या रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुकदमों को एक साथ जोड़ दिया। इस मुकदमे को इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला कहा गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने को कहा। उसने कहा पिछले वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। 8 सितंबर 1993 को कार्मिक व प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया। यह विवाद सुलझ गया, तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। तो अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में तीनों ही संस्थाओं की भूमिका आ चुकी है। यदि आपने गौर किया होगा तो जो कार्यपालिका थी उसने संविधान के इस आदेश को लागू करने की बात कही। प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिमंडल ने, इनसे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। इसके बाद विधायिका में उस पर चर्चा हुई। उसको कानून का रूप देने के लिए विधायिका में विधेयक का रूप देती है विधायिका। संसद के दोनों सदन मिलकर विधायिका का निर्माण करते हैं। विधायिका में इसके ऊपर चर्चा हुई। उसके बाद जब उस पर कोई विवाद पैदा हुआ उस कानून के लागू होने के बाद, तो उससे संबंधित में वो कानून जायज़ है या नहीं, इससे के लिए न्यायपालिका को इस मसले में या इस कानून से संबंधित बात में आना पड़ा। ठीक है जी। तो तीनों ही संस्थाओं का आपने इसमें भूमिका देखी। ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं, वह है राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता। तो इस आदेश के माध्यम से या इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए कि तीनों ही संस्थाओं की क्या आवश्यकता है और वो किस प्रकार से किसी भी कानून को, किसी भी नियम को लागू कराने के लिए ज़रूरी है। ठीक है जी। इसीलिए सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं। इस तरह की व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। यानी का मतलब जो भी ये कानून से संबंधित कार्य है कि कानून कौन लागू करेगा, कौन इनका पालन कराएगा, कौन उन पर कोई यदि विवाद होता है तो कौन उसमें मसलों को सुलझाएगा। तो इन सारी सभी बातों के लिए जो संस्थाएं लागू की गई हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि ये सारे कार्य सही प्रकार से हों। ठीक है जी। और कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम कर सकता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी से निभाएं। किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह के विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। नौकरशाह से मतलब यहाँ पर उन अधिकारियों से है
जो मंत्रियों के दिए गए आदेशों का पालन करते हैं और करवाते हैं, जैसे डीएम, एसडीएम, ठीक है, आदि। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिकों और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल की बात होगी और उन संस्थाओं की आवश्यकता की बात होगी कि संस्था की क्या जरूरत होती है। नेक्स्ट हेडिंग की बात करें तो नेक्स्ट हेडिंग है संसद। ठीक है, संसद की बात करते हैं कि संसद क्या होती है, उसके कौन कौन से सदन हैं। ठीक, अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से ही हम समझेंगे कि संसद ने इस आदेश के लागू होने में क्या किया। ठीक है जी। सबसे पहले मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई, वो कहाँ हुई थी? संसद में। भारत के राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया था। फिर इसके बाद प्रधानमंत्री ने इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा था, इसके ऊपर बहस हुई थी, चर्चा हुई थी। ठीक है जी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह नहीं कह सकते कि यह फैसला पूरी तरह से संसद में ही किया गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई। इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होती तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। ठीक है जी। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले संसद के विषय में जो भी कुछ पढ़ा है, संसद के विषय में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, उसके आधार पर इसके विषय में विचार कीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग्स की बात अगले वीडियो में। धन्यवाद।